Hello guys, I hope you all are doing really well. So, from past couple of days, I have been receiving messages from various students that ma'am, exam are on the way. So just upload some revisionary videos. So I understand that, but due to some lack of time, I am not able to make all the subjects videos. But yes, definitely I'll try to make the maximum which I can do. So first of all, I'm just starting the revisionary batch. It's just of 8 to 10 hours of revisionary videos of SBL because according to me, SBL needs crisp revision, especially for those students who are giving repetitively exams. So just listen to those videos which I will be uploading, and then after that, you can start practicing question, work on the past paper, work on the ACCA practice platform, and then you are good to go. Remember, in SBL, concepts are just 50%, but the 50% is the application of the knowledge in the given scenarios. You just have to link with the given scenario. So make it sure to practice well rather than just mugging up the concepts. So now, guys, let's start the day one of the revisionary session of SBL. So guys, I am just, starting the crisp revision. I won't be, giving you detailed information because that is not possible to cover up in the time span of 8 to 10 hours. But yes, I will try my level best to cover the important areas. But yes, just go through the notes, whatever text you are following, either, Kaplan, BPP, these notes, or any other tutor notes or ACC study hub material. Just go through that and you are good to go. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन. सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास जो है टॉपिक है विच इज लीडरशिप. सो बेसिकली, सो गाइस, लीडरशिप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले द थिंग इज कि लीडर क्या होता है. अब जैसे हम गेम्स की बात करें तो वी ऑलवेज नीड अ टीम लीडर सो दैट कि वो हमें गाइड करेगा, पूरी टीम को कंबाइन करके रखने का काम करेगा. सो उसकी बातें सारे सुनेंगे. सो दैट इज द लीडर का काम. और ये चाहे कंट्री वाइज बात करें, चाहे टीम वाइज बात करें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन वाइज बात करें. सो लीडर क्या है? मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरे लोगों को इकट्ठा करता है एंड देन दैट हैज अ पावर कि यस कि वो सबको ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ ले जा सके. सो लीडरशिप कुछ नहीं है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के अंदर से कैसे कि यस कि हमने ये ग्रुप का कॉमन एम जो है अचीव करना है. अब जो एक अच्छा लीडरशिप है दैट मीन्स कि एक लीडर जो होता है वो उसका मेन काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल की अचीवमेंट कराना. अब देखो, हमारे जो लीडरशिप है ना, उसके लिए हमारे पास ना काफी सारी थ्योरीज हैं जिनको हम अलग अलग नेम से जानते हैं. एंड यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया कि कौन सी थ्योरी में क्या है. ज्यादा डीपली आपको थ्योरी जो है लर्न करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है. सो सबसे पहले क्या होती है हमारी ट्रेड थ्योरी. ट्रेड मीन्स कि हमारे क्वालिटीज के ऊपर फोकस करती है. दैट मीन्स कि ट्रेड थ्योरी वही है जिसके अंदर कि यस कोई पर्सन है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो कि अच्छी हैं. अब जैसे कि किसी का विजन अच्छा है, किसी की एनर्जी अच्छी अच्छी है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो उसको उस ट्रेड के कारण जाना जाता है. नेक्स्ट इज हमारा बिहेवियर थ्योरी, स्टाइल थ्योरी, जिसका मीन्स क्या है कि यस कि उस लीडर के इन्फ्लुएंशियल स्टाइल के ऊपर बात करते हैं हम. जैसे कि अगर कोई लीडर है, दैट मीन्स कि उसका स्टाइल क्या है कि वो टेल, सेल, कंसल्ट और ज्वाइंट. टेल में क्या है? दैट मीन्स कि यस कि वो डिसीजन लेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा एंड ये सामने वाले को, जो उसके टीम मेंबर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा. देन सेल क्या होता है कि यस मैनेजर डिसीजन तो खुद ही लेगा, बट यस वो क्या होता है कि वो लोगों को मोटिवेट करता है अपने वे आउट से कि यस ये वे जो है सही है, जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है. कंसल्ट में क्या है? दैट इज पार्टिसिपेटिव अप्रोच, जिसमें कि वो क्या करता है, डिसीजन तो खुद लेता है, बट यस दूसरे लोगों को साथ में उनके व्यूज लेता है एंड देन सभी कॉमन जो है मेन उसका जो है व्यूज सबका सुनने के बाद अपना फाइनल डिसीजन लेता है. एंड ज्वाइंट यानी कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप्स क्या होते हैं कि यस आपस में सब लोग मिलके एक कॉमन डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं.
सो ये सारी हमारी क्या होगी, थ्योरीज होगी। एंड देन उसके बाद एक और हमारे पास थ्योरी आती है, दैट इज सिचुएशन थ्योरी, जिसको हम कॉन्टीजेंट थ्योरी के नेम से भी जानते हैं। अब बेसिकली ये क्या है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली देयर इज नो राइट वे ऑफ लीडिंग द थिंग्स, मतलब कि वो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है लीडर वर्कआउट करेगा। अब लीडरशिप सिचुएशन मतलब दैट मीन्स कि हमारा टीम की नेचर क्या है, टास्क की नेचर क्या है, उसके बेस पे यू नो वर्क हमें करना है कि यस हमारे सिचुएशंस क्या हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जॉन एडर्स एक्शन सेंटर्स लीडरशिप अप्रोच। सो अब देखो, गुड मैनेजर और लीडर जो है दोनों का क्या होना चाहिए, तीन चीजों के ऊपर कमांड होना चाहिए। एंड यस वो इन तीनों एलिमेंट्स को यूज कर सकें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड हमारे पास बीइंग एक गुड लीडर, हमारे पास क्या होता है कि यस हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन करके रखें, एंड कैसे ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल फॉर्म में लेके जाना है, ये लीडर को खुद देखना है। तो यस उसकी तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर होती हैं, अचीविंग द टास्क, मैनेजिंग द टीम और मैनेजिंग द इंडिविजुअल्स, ये तीन चीजों के ऊपर वो फोकस करता है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, लीडरशिप दो तरह के होते हैं लीडर्स, एक होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर और एक होता है मेरा ट्रांजैक्शनल लीडर। तो देखो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, जिसको हम चैरिस्मेटिक लीडर भी बोलते हैं, वो क्या होता है, यही मिशन बनाता है, यही स्ट्रैटेजीज बनाता है, एंड ये क्या करता है, इनोवेशन ग्रोथ ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करता है। एंड इसका मेन फोकस क्या होता है, लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। बट दूसरी तरफ जिसको ट्रांजैक्शनल और इंस्ट्रूमेंशनल लीडर भी बोलते हैं और इसको मैनेजर भी बोलते हैं, ये क्या करता है, इसका मेन फोकस क्या होता है कि इस मिशन की अचीवमेंट और स्ट्रैटेजी की अचीवमेंट के ऊपर इसका ज्यादा फोकस होता है। ये मैनेजिंग और कंट्रोलिंग के काम करता है, एंड ये मीडियम टू शॉर्ट टर्म वालों सिनेरियोज के लिए है। तो ट्रांजैक्शनल की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये मैनेजर सुपरवाइजर ये होते हैं। एंड अगर ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, ऐसे लोग जो होते हैं हमारे लीडर्स में आते हैं। अब एक अच्छे लीडर्स के रोल्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, दैट मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि रिस्क लेगा, अपना खुद का ही अपना बिजनेस सेटअप करेगा, अपने ही आइडिया से, फंड्स भी उसका, सब कुछ उसका। बट उसके बाद हमारे पास एक क्या होता है, टर्म आती है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, वो ही आइडिया लेके आता है, वही इनोवेशन करता है, बट ऑर्गेनाइजेशन किसी और की है। सो ये इसलिए लेस रिस्की होता है बिकॉज एंटरप्रेन्योर जो है इन्वेस्टमेंट करता है और इंट्राप्रेन्योर जो है जस्ट अपना आइडियाज जनरेट करता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो देखो आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर जो है ओरिजिनेट करते हैं। दैट मीन्स कि आप आइडिया दो, हम फंड्स लगाएंगे। दूसरा हमारे लीडर का क्या रोल होता है कि ये डेवलप करना और ऑर्गेनाइजेशनल की स्ट्रैटेजी को कम्युनिकेट करना। अब स्ट्रैटेजी क्या होता है, दैट मीन्स कि हमने कोई क्या एक्टिविटीज करेंगे जिससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाएंगे, हम कैसे काम करेंगे, हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होगी, हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या होगा, उसको अचीवमेंट करने के लिए हमने एक जस्ट किस्म का रोड मैप बनाया। अब देखो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की हमारे पास ना तीन ऑर्गेनाइजेशन लेवल में इसको बनाया जाता है, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। बेसिकली क्या है कि ऑपरेशनल लेवल वाले और फंक्शनल लेवल वाले क्या होते हैं कि इस बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन और सप्लाई एलिमेंट को मैक्सिमाइज करना बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है कि यस कि कैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन कर सकती हूँ, अपने करंट बिजनेस कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए, करंट बिजनेस की गुड्स एंड सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए अपना करंट बिजनेस को कैसे और बेटर कर सकती हूँ। एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है कि यस कि कैसे मैं अपने स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस मीट कर सकती हूँ, कैसे मैं इंडस्ट्री में और ग्रोथ में जा सकती हूँ, कैसे मैं न्यू एरियाज में जा सकती हूँ। दैट इज मेरा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। अब देखो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या होता है, दैट मीन्स कि हमारा अपना जो स्ट्रेटजी है उसको हमारा कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। हम वो कैसे कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ मिशन। मिशन विजन क्या होता है, दैट मीन्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टेंस का पर्पस कि हम क्यों हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों है। सो अब देखो मिशन हमें बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया के सामने एड्रेस कराएगा। सो अब देखो क्या हमारी कंपनी है, क्या हमारे नॉर्म्स हैं, क्या हमारा कल्चर है, वो सब कुछ किसी ने भी हमारे बारे में जानना है, वो हमारे मिशन से हमें जान पहचान करा सकता है। अब देखो मिशन जो है, मिशन क्या है, इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, स्मार्ट, दैट मीन स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम रिलेटेड। स्पेसिफिक मतलब कि इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड,
दैट मीन्स मुझे पता है कि यही है, उससे ओवर एक्स्ट्रा एडिशन ना हो, मेजरेबल मैं उसको मेजर कर सकूं, अचीवेबल मतलब कि वो अचीवेबिलिटी के टारगेट के अंदर हो, एक्स्ट्रा ना हो। देन उसके अलावा अगर मैं बात करूं टाइम रिलेटेड, मतलब कि ये भी नहीं कि उसका टाइम बीत गया और मैं मतलब आई डोंट नो कि यस कितने टाइम पीरियड में करना है, बस करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव अ कॉमन टाइम स्पैन रिलेटेड टू आवर ऑब्जेक्टिव। अब जो हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, ये क्या है, स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि यस मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को देखना है, फिर मैं स्ट्रैटेजी चॉइस करूंगी उसके बेस पे, एंड देन मैं अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करूंगी, एक्शन के अंदर लेके आऊंगी उसको। सो अब हमारे पास ना एक ना कल्चरल वेब नाम का एक जो है पहले काफी ज्यादा ये डायरेक्टली मॉडल्स की फॉर्म में आता था, बट आप इसको ऐसे आज की डेट में जैसे मॉडल जो है काफी रेलेवेंट नहीं है, बट यू मस्ट नो द कंसेप्ट की कल्चरल वेब में आता क्या क्या है। सो देखो कल्चर होता क्या है कि ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम होने का तरीका। सो अब ये कल्चरल वेब है जो इसमें क्या क्या चीजें हैं, सिंबल एंड टाइटल्स, दैट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दैट मीन्स कि क्या उसका सिंबल से उसको हम जान पहचान कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ब्रांडेड लोगोज हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कार्स कैसी हैं, छोटी कार्स हैं बड़ी कार्स हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को उसके बेस से जान पहचान सकते हैं। पावर रिलेशन दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप के लोग हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे पावर में काम करते हैं, दैट मीन्स कि वो यू नो क्या वो डोमिनेटिंग है, क्या वो कंसल्ट करने वाले हैं, सो दैट मीन्स कि वो आपस में मिलके काम करते हैं, या फिर वो जस्ट अपना बात जो है इन्फ्लुएंस करके पहुंचाते हैं। सो हमने पावर रिलेशन में इसमें देखना है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैं, उनका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कैसे है, एंड देन इससे हमें क्या पता चलता है, पावर स्ट्रक्चर पता चलता है। सो फॉर्मर हायरार्किकल मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में emphasize that the strategy is the province of top manager, everyone else is working to orders। तो बेसिकली मैंने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इसमें से देखना है, दैट मीन्स कि आपस में वो कैसे लिंक्ड है, राइट। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या आता है, कंट्रोल सिस्टम की, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल सिस्टम कैसे है, सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, हम ये देखते हैं। रिचुअल एंड रूटीन्स में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे हो रहा है डेली पर्पस में, कि यस कि जो है वो जैसे सपोज करो कि यस कि हमारा प्रमोशन कैसे हो रहा है, डेली रूटीन्स क्या है, लेट आते हैं जल्दी जाते हैं, स्ट्रिक्ट है, कैसे हमारा एनर्जी वहां पर कैसे है काम करने की। देन मिथ्स एंड स्टोरीज अबाउट द ये कौन बताता है, एग्जिस्टिंग कल्चर वाले लोग जो है, एग्जिस्टिंग लोग जो है अपने पास्ट के लोगों के बारे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, देखो ये हमारा हीरो था, ये विलन था, ये सारी हमने पास्ट में ये सब किया, ये बाहर के लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रेजेंट करते हैं। सो ये होता है हमारा कल्चरल वेब। देन उसके बाद अगर अगर सपोज करो कि मुझे अगर देखना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जानना है, तो वो कल्चरल वेब से जान सकते हैं कि यस वहां पर काम कैसे हो रहा है। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटेजिक वैल्यू, दैट मीन्स कि ये क्या होती है, वैल्यूज हमारी टॉप से सेटल होती हैं। अब ये क्या होना चाहिए कि यस कि हमारा स्ट्रैटेजिक वैल्यू जो है, अब मेरे को ये देखना है कि यस कि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिस्पेक्ट में किसकी है। ये मेरे लीडर का काम है कि यस कि जस्ट मुझे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं, बट जस्ट ओवरऑल लेवल पे ही साथ में सोचना है। एंड यस गवर्नेंस ऑब्वियसली कि कोई भी लीडर जो है वो गवर्नेंस को इग्नोर नहीं कर सकता, ये हमारे एक रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने देखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एजेंसी रिलेशनशिप। अब देखो एजेंसी क्या है कि दैट मीन्स कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम कर रहा है, जैसे कि कंपनीज के केस में क्या होता है, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, एंड जो ये हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं दे आर द एजेंट्स, एंड एजेंट्स हैव द फिड्यूशरी ड्यूटी, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट ड्यू केयर टुवर्ड्स देयर शेयर होल्डर्स। अब एजेंसी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कंपनीज के केस में कि इसकी क्योंकि ये शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, और जो ये जो ये डायरेक्टर्स हैं दे हैव so directors and shareholders have somehow agency related problems because जो directors हैं उनको as an agent they have to deal with various people on behalf of their shareholders, their principal, and somehow trust and accountability issue always arises. So अब हमारे पास
एक आता है एजेंसी कॉस्ट। अब एजेंसी कॉस्ट क्या है कि दैट मीन्स एक ऐसी कॉस्ट जो कि हमारे प्रिंसिपल यानी कि हमारे शेयर होल्डर जो है वो इंकर करते हैं टू मॉनिटर द एजेंट्स, यानी कि उनके डायरेक्टर्स। एजेंसी कॉस्ट जो है दो तरह की होती है हमारी, एक होती है हमारी मॉनिटरिंग कॉस्ट और दूसरा क्या होता है हमारा रेजिडुअल लॉस। तो देखो मॉनिटरिंग कॉस्ट में हमारे पास क्या होता है कि दैट मीन्स कि अगर मैं अपने डायरेक्टर्स का रेमुनरेशन पे कर रही हूँ, उनकी मॉनिटरिंग कॉस्ट, उनकी ऑडिटिंग, एजीएम अटेंड करना, ये सारे खर्चे जो होते हैं हमारे मॉनिटरिंग कॉस्ट में आते हैं। अब रेजिडुअल कॉस्ट क्या है कि दैट मीन्स कि रेमुनरेशन के अलावा के होने वाले जो खर्चे होते हैं, दैट मीन्स कि सपोज करो इफ यू नो देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो या फिर मेरा कोई डायरेक्टर है जो कि वो जो है वो अपने बिजनेस में कोई लॉस लेके आ रहा है या शेयर होल्डर्स को कोई लॉस आ रहा है ड्यू टू इनके कुछ सिनारियोस में, तो ये क्या होगा हमारा जो है हमारी रेजिडुअल लॉस के खर्चे हो गए। अब जो हमारे एजेंसी खर्चे हैं इनको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, दैट मीन्स कि हमारे बीच में ये जो इंटरेस्ट प्रॉब्लम है वो हम अच्छा करके, हमारा अकाउंटेबिलिटी इशू को सॉल्व करके, एंड यस बाय हायरिंग सम इंडिपेंडेंट एनईडी, सो दैट कि वो अपने डायरेक्टर्स को जो है मॉनिटर कर सके, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, एंड सो दैट कि यस ये पॉजिटिवली चेक कर सके कि यस वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पहली प्राइवेट लिस्टेड कोटेड फ्लोटेड पब्लिक कंपनीज होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिटेबल होता है। दूसरी हमारी पब्लिक सेक्टर और स्टेट कंट्रोल होता है जो कि प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं करते। एंड पब्लिक सेक्टर जो होती हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारे अब ये ना नेशनल, सब नेशनल और सुपर नेशनल लेवल पे होते हैं, यानी कि हमारे कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर बिलो नेशनल, दैट मीन्स कि जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या फिर लोकल अथॉरिटीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सारी हमारी होती हैं एट सब नेशनल लेवल पे। चैरिटीज और एनजीओ क्या होते हैं, ये भी नॉन प्रॉफिट मोटिव होते हैं और ये क्या करते हैं कि ये सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो कि मेरी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दोनों वो काम नहीं कर सकते, वो चैरिटीज वाले करते हैं, तो इसलिए इनको थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के नेम से भी जाना जाता है। अब स्टेट के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटीज। तो अब जो मेरे पब्लिक कंपनीज हैं, देखो ये कंपनीज हैं, दैट मीन शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, तो इनका मेन मोटिव क्या होता है कि यस कि रिटर्न, शेयर होल्डर्स की रिटर्न, और कैसे होगा कि प्रॉफिट ज्यादा बढ़े, शेयर का प्राइस बढ़े, पी रेशियो बढ़े, ऐसी सारी चीजें इनके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। बट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मेन बात अगर मैं करूँ तो इनका मेन पर्पस क्या होता है, सोशल पर्पस, कि हम काम अच्छे से करा सकें। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, चैरिटीज और एनजीओ जो तीसरे वाले होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है कि ये हम जिस कॉज के लिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उस कॉज से जो है लोगों को जो है हेल्प प्रोवाइड करें। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है, दैट मीन्स कि अगर मैं पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर और चैरिटीज और एनजीओ के लेवल में एजेंसी रिलेशनशिप की बात करूं, तो हमारे जो प्रिंसिपल हैं, राइट, दे आर माई शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जिनका पैसा लगा हुआ है, और इनके एजेंट कौन से होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एंड दे हैव द फिड्यूशरी ड्यूटी कि यस प्रिंसिपल्स के बेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट में काम करें, ट्रांसपेरेंसी रखें और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन ना लेके आने दे। दैट मीन्स कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो वो करें वो बेस्ट वे में करें, ये नहीं कि यस कि जिससे जो है इनकी खुद की बोनस या फिर इनकी खुद की सैलरी जो है ज्यादा हो। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्रिंसिपल्स कौन होते हैं, दे आर माई टैक्स पेयर या सर्विस यूजर जो होते हैं, यानी कि हम लोकल लोग। ये एजेंट कौन होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमसे पैसे लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, एंड दिस उस पैसे को वो जो है इन्वेस्ट करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इनकी क्या है, फिड्यूशरी ड्यूटी की, सोसाइटी का भला करें फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए भी इन्होंने जो है पैसे वगैरह जो है लिए हैं। अब जो हमारी चैरिटीज हैं इनमें भी यही होता है कि इस जिस पर्पस के लिए आपने पैसा लिया है, किससे लिया है, डोनर्स, एंड डोनर्स आर हमारे प्रिंसिपल, एंड उस पर्पस को आप जो है फुलफिल कर सकें। अब गवर्नेंस की मैं बात करूं, पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर और चैरिटीज में, अब ये देखो कंपनी जो है, लॉ और लिस्टिंग रूल्स जैसे कि सेबी, कंपनी बोर्ड लॉ, ऐसी जो है ये इनकी रेगुलेशंस होती हैं, इनकी गवर्नेंस कैसे होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मीटिंग, ये सारे हमारे इनके गवर्नेंस में आते हैं। बट दूसरी तरफ अगर मैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर एक काम नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी होती है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काफी ज्यादा आगे आगे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एंड चैरिटीज और एनजीओ में क्या
क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल के बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि पार्ट टाइम फुल टाइम बेस पे काम करते हैं, और इनका मेन पर्पस क्या होता है कि यस, जिस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए हमने ये बनाई है ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो सके। अब अकाउंटेबिलिटी की मैं बात करूं तो पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर और चैरिटीज, तो देखो पब्लिक कंपनी जो है, डायरेक्टर इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली लेवल पे जो है इनकी ड्यूटी बनती है कि यस, कि जो है कंपनी को बेटरमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे चलाएं। दैट मीन्स क्योंकि उनके पास जो है फंड्स किसके हैं, शेयर होल्डर्स के हैं, तो उनके फंड्स को अच्छे से इन्वेस्ट करें रादर देन जस्ट योर ओन बेनिफिट। अब जो पब्लिक सेक्टर्स की मैं बात करूं तो पब्लिक के ऊपर अकाउंटेबिलिटी इनको हर सिनेरियो में होती है। दैट मीन्स कि पब्लिक के फंड्स, क्योंकि ये जो पैसे आए हैं इनके पास, तो उन फंड्स को ये बेस्ट वे में यूटिलाइज करें रादर देन हम खुद का कोई प्रॉफिटेबिलिटी ना करें, एंड जिस वे से जो है जनरल पब्लिक को अच्छे से सर्व किया जा सके, उस वे से मैं अच्छे से इनको इन्वेस्ट करूं। अब चैरिटीज में क्या होते हैं, देखो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो होते हैं, इनको ये इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। सो देखो ट्रस्टी क्या देखते हैं कि यस, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंड्स डोनेशन हमने रिसीव किए हैं, ये उस पर्पस पे ही इन्वेस्ट हो रहे हैं जिस पर्पस पे हमें मिले थे, बेस्ट पॉसिबल यूज में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सर्व कर पा रहे हैं। अब इनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट, पब्लिक कंपनी की अगर मैं परफॉर्मेंस को मैंने मेजर करना हो, तो मैं शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी से, शेयर प्राइस से, शेयर एफिशिएंसी रेशियोज यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म में इसको मैं मेजर कर सकती हूँ। बट दूसरी तरफ अगर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना ज्यादा कम्प्लेक्स है, बिकॉज क्योंकि इनका कोई एक मोटिव तो नहीं होता है। जैसे कि वहां पर तो देखो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, वी कैन मेजर विद द फाइनेंशियल टर्म्स। यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल टर्म्स नहीं होते, तो यहाँ पर हम जो है 3 E's को करते हैं। ये 3 E's जो है मेरी चैरिटीज और एनजीओ के केस में भी यही एप्लीकेबल होते हैं। दैट इज इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी दैट मीन्स की बेस्ट वे में जो है फंड्स को यूटिलाइज करना, कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज लेके आना। एफिशिएंसी दैट मीन्स की यस, इनपुट आउटपुट रेशियो हम चेक करते हैं। एंड इफेक्टिवनेस दैट मीन्स मैं उसमें क्या चेक करूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अब फोकस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका मेन फोकस क्या होता है, अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में देखो हम क्या देखते हैं कि यस, की कि मेरी लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वेल्थ जनरेट होए, डायरेक्टर्स का जो रेम्युनरेशन है वो कंपनी के रेम्युनरेशन के मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से अलाइन हो जाए, सो दैट कि वो अपना एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन करके रखें। बट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के केस में हमारे पास क्या होता है कि हमने बैलेंस रखना होता है क्वालिटी के ऊपर, एंड हमारे पास वो क्वालिटी का बैलेंस हम कैसे करेंगे, बिकॉज वी हैव द लिमिटेड कॉस्ट अवेलेबिलिटी कांस्टेंट होता है हमारे पास, तो उन चीजों को हम कंसीडर साथ में करके चलते हैं। अब अगर चैरिटीज और एनजीओ की मैं बात करूं तो चैरिटीज और एनजीओ के केस में क्या होता है कि यस, हमारा मेन फोकस क्या होता है कि यस, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स हैं हम वो कैसे करें यूटिलाइज, कि यस चैरिटी के पर्पस पे अच्छे से यूटिलाइज करें रादर देन जस्ट ऐसे ही कि जस्ट वी आर एक्सेप्टिंग द थिंग्स। अब इन्हीं का लास्ट टॉपिक है, दैट मीन्स हमारे पास है स्टेक होल्डर्स की। पब्लिक सेक्टर कंपनी में हमारे स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, हमारे बिजनेस वाले जिनके हमने पैसे जो हैं वो लिए होते हैं। एंड देस सोसाइटी जरूर होती है, बिकॉज हम सोसाइटी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, सोसाइटी से ही रिसोर्सेज ले रहे हैं, जैसे कि मैन पावर, लेबर, मटेरियल, ये सारी चीजें। सो ये सोसाइटी की भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमारे कस्टमर हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर में देखो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, और हर एक टैक्स पेयर का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। किसी को फ्री एजुकेशन चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को सेफ्टी चाहिए। सो डिफरेंट डिफरेंट दे हैव ऑब्जेक्टिव, एंड यस हमें क्या कंसर्न करना है कि यस बेस्ट पॉसिबल वे में जो है हम इनका जो है ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल करा सकें। अब चैरिटीज और एनजीओ क्या है कि यस, की कुछ चैरिटीज जो होती हैं किसी पर्पस के कारण ही होती है, कुछ जो होती हैं ओपन अप होती हैं, एंड यस जिस पर्पस के लिए भी हमारी चैरिटी बनी है हम वो पर्पस जो है फुलफिल करा सकें, यही हमारा चैरिटीज में देखने वाला सीन होता है। तो ये तो हो गए गाइस सारे हमारे नॉर्मल टॉपिक्स, एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट मीन्स कि कंपनी के डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स का कैसा रिलेशन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर ही सारे डायरेक्टर जो है अकाउंटेबल होते हैं। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि इन पे कंट्रोल किया जाता है एंड इनकी एक्टिविटीज के ऊपर चेक लगाया जाता है। अब गाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो है हम कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे।